न्यूज 4.0 साथ में आपके शिखा ठाकुर, मेरे साथ मौजूद हैं पूजा, आयुष और रचना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान एक के बाद एक भारत के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी दे रहा है। इस बार गीदड़ भभकी देते हुए रशिया में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने भारत को खुलेआम परमाणु हमले की धमकी दे डाली है। वहीं रूस में पाकिस्तान के राजदूत ने चेतावनी दी, कहा अगर भारत ने उस पर हमला किया या अगर नई दिल्ली ने पाकिस्तान की जल आपूर्ति बाधित की तो इस्लामाबाद अपने पूरे सैन्य हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं। रूसी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जमाली ने दावा किया कि कुछ लीक दस्तावेजों के मुताबिक भारत पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर हमला करने की योजना बना रहा है। स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। जमाली ने इस बात को भी जाहिर किया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला बोला तो पाकिस्तान परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इधर पाकिस्तान की तरफ से अभी तक परमाणु धमकी देने वाले लोगों में नेता और रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये पहली बार है जब किसी शीर्ष डिप्लोमेट की तरफ से परमाणु हमले की धमकी भारत को दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहा है और इस कड़ी में पाकिस्तानी नागरिकों पर प्रतिबंध, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर रोक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया। इसी कड़ी में भारत सरकार ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक्स अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया है। इमरान खान अभी जेल में बंद है। वहीं भारत की ओर से बिलावल भुट्टो का भी एक्स अकाउंट बैन किया गया। बिलावल पर भारत के खिलाफ कई स्टेटमेंट देने के आरोप हैं। हाल ही में बिलावल ने भारत को धमकी भी दी थी और कहा था अगर पानी रोका गया तो नदियों में खून बहेगा। भारत लगातार पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक कर रहा है। इमरान खान कई मामलों को लेकर जेल में बंद है, लेकिन भारत ने इमरान के एक्स अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया। भारत अपनी इस कार्रवाई के जरिए पाकिस्तान को लगातार कड़ा संदेश दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान के करीब 16 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगाया। गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद ये कार्रवाई की गई थी। जिन खिलाड़ियों के सोशल मीडिया हैंडल देश में रोक दिए गए थे उनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, शोएब मलिक, ये तमाम वो नाम शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। 2 दिवसीय वर्किंग कमेटी बैठक के दौरान पहलगाम आतंकी पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मांग की गई कि इस बर्बर हमले में शामिल आतंकवादियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाए और उन्हें कड़ी सजा दी जाए। दरअसल जमीयत की ओर से इस बात को जाहिर किया गया कि पहलगाम आतंकी हमला केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुखद है। जमीयत ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। इस बात को भी कहा सरकार के हर कदम का जमीयत उलेमाए हिंद समर्थन करता है। सरकार जो भी जरूरी कदम उठाएगी संगठन उसका पूरी तरह समर्थन करेगा। जमीयत ने अपने प्रस्ताव में 2 टूक ये कहा है, आतंकवाद एक नासूर है जो इस्लाम की शांति स्थापना की नीति के विपरीत है, इसलिए इसके विरुद्ध आवाज उठाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हर मुस्लिम को इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। बैठक की अध्यक्षता सैयद अरशद मदनी ने की और इस बैठक में जहां हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, वहीं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना भी की गई। दहशतगर्दी एक नासूर है जो इस्लाम के क़याम अमन की पॉलिसी से मुतसादिम है, इसलिए इसके खिलाफ आवाज उठाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। जमीयत उलमाए हिंद का कुल हिंद तरबियती इजलास हुकूमत हिंद से मुतालबा करता है कि जो अनासिर और दहशतगर्द इस इंसानियत सोज हमला में मुलव्विस हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए करार वाक़ई सजा दे और दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत हिंद जो भी कार्रवाई जरूरी समझती है जमीयत उलमा हिंद उसकी तायीद करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन का आयोजन किया है। इसमें 60 से अधिक फरियादी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के आदेश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश के हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार पहले दिन से ही काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी तरीके से निस्तारण किया जाए। जनता दर्शन में पुलिस, राजस्व, चिकित्सा सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सड़क निर्माण समेत कई मामलों से संबंधित शिकायतें सीएम योगी के सामने आईं और मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ के कुंडा में हाल ही में हुई घटना का संज्ञान भी लिया, कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि इस घटना के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जनता दर्शन में कई फरियादी अपने बच्चों के साथ भी आए थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों को दुलारा, उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी भी उनसे ली और उन्हें चॉकलेट भी दी।
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने हलचल बढ़ा दिया है। मुकेश अग्निहोत्री के मुताबिक उनके खिलाफ साजिशों का दौर चल रहा है। वहीं हिमाचल के उप मुख्यमंत्री की इस पोस्ट के कई मायने इस समय निकाले जा रहे हैं। सुजानपुर की पूर्व विधायक बीजेपी के नेता राजेंद्र राणा ने इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सुक्खू सरकार में जल्द ही बड़ा विरोध होने का दावा किया। राजेंद्र राणा ने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच 4 महीने से बातचीत नहीं हो रही और उप मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में बैठ नहीं रहे। फेसबुक और एक्स अकाउंट पर हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लिखा कि साजिशों का दौर झूठ के पांव नहीं होते। उनकी इन 2 लाइनों से प्रदेश में सियासत का दौर शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को भी इस मसले से जोड़कर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जहां एक और प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री की इस पोस्ट ने भी नए सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं इस पोस्ट के जरिए बीजेपी को पूरा मौका मिल गया है कि कांग्रेस के खिलाफ हमला बोलने का। और बीजेपी नेता राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को दरकिनार कर रहे हैं और महत्वपूर्ण निर्णय बिना उनसे पूछे ले रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर पिछले 4 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में बातचीत क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, क्या मतभेद है। दूसरा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पिछले 4 महीने से 4 बार भी अपने सरकारी कार्यालय में सेक्रेटरीट में नहीं बैठे। नीचे से लेकर ऊपर तक सब मामला गड़बड़ चल रहा है। मंत्री जो हैं इस बात को लेकर परेशान है कि उनको पूछा नहीं जाता, ट्रांसफरों के उनके अफसर बदले जाते हैं, किसको उनको फाइल जो है उनके पास आती, उनके साइन ही नहीं होते, मुख्यमंत्री डायरेक्ट ही कर देते हैं। इसलिए सरकार में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है और ये कभी भी ब्लास्ट होने वाला है। प्रदेश की जनता जो है इनकी आपसी विवादों में पिस रही है। हिमाचल प्रदेश आर्थिक तौर पर पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज फरीदाबाद के दौरे पर हैं। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज एनआईटी डबुआ मंडी में एक विशाल जन आभार रैली को संबोधित करने वाले। इस रैली का आयोजन बीजेपी विधायक सतीश फागना के विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है और इसे लेकर क्षेत्र में भारी उत्साह है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस रैली के जरिए फरीदाबाद के लोगों को विकास की नई सौगात देंगे। सीएम के दौरे से फरीदाबाद में लोगों में भी उत्सुकता है। सीएम की रैली न केवल राजनीतिक रूप से अहम है बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए भी एक बड़ा अवसर है। और इस रैली में फरीदाबाद सहित पलवल जिले से भी जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंच रहे हैं। रैली में सीएम एनआईटी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए नई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। विधायक सतीश फागना ने बताया कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल, सड़कों और गलियों का निर्माण, बिजली की निर्बाध आपूर्ति, सीवर ड्रेनेज और सड़कों की समस्याओं के स्थायी समाधान से संबंधित घोषणाएं सीएम करेंगे। फिरोजाबाद में शादी में डीजे पर डांस को लेकर के हुए विवाद के बाद जमकर के बवाल हुआ है और इस दौरान जमकर लाठी डंडे भी चले। झगड़े में दूल्हे के भांजे के सिर में चोट लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसके साथ ही कई अन्य लोगों में भी दोनों पक्षों की ओर से घायल हुए लोग मौजूद हैं। सभी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंचकर के पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को अरेस्ट किया। वहीं इस पूरी घटना के बाद शादी भी टूट गई। बारात में विवाद तब शुरू हुआ जब दूल्हे की ओर से आई कुछ लड़कियां डीजे पर डांस कर रही थी। इसी दौरान दुल्हन पक्ष की ओर से किसी शख्स ने डांस कर रही एक लड़की के हाथ से पैसे दिए, जिसको लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई और फिर दोनों ओर से जमकर लाठी और डंडे चले। इस दौरान दूल्हे के भांजे के सिर में किसी ने डंडा मार दिया, जिससे वो खून से लथपथ हुआ, जमीन पर गिर गया। मारपीट के दौरान कई और लोग भी घायल हो गए। बारात में हुए बवाल की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा और इस दौरान दुल्हा और दुल्हन पक्ष के 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई और थाने में दोनों पक्षों के बीच समझौतों की बात चलती रही, लेकिन बात नहीं बन सकी और इसके बाद दुल्हा बिना दुल्हन के वापस लौट गया। लगन चढ़ गई, पक्की हो गई। उसके बाद दावत खाई, दावत खाने के बाद बारात चढ़ी। बारात चढ़ने के बाद दरवाजे में जब बारात आई तो वे लोग मोटरसाइकिल न देखने की याद मोटरसाइकिल नहीं रखी हुई थी, इसलिए भी झगड़ा करने। बद्रीनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ आज सुबह 6 बजे खोले गए। मंदिर के रावल यानी कि मुख्य पुजारी ने गणेश पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले। इस दौरान मंदिर में मौजूद महिलाओं ने लोकगीत गाए, गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने पारंपरिक धुनें बजाई। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के बाद चारधाम यात्रा पूरी तरीके से शुरू हो गई है।
कपाट खुलने के बाद अगले 2 घंटे में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह भी खासा ज्यादा था। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। मंदिर के कपाट खुलने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने भी भगवान बद्री विशाल का पूजन दर्शन किया। कपाट खुलने के बाद अब श्रद्धालु अगले 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। और देखिए, बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थान है। कपाट खुलने से पहले मंदिर परिसर को लगभग 15 से 40 क्विंटल फूलों के साथ सजाया गया था। इस दौरान बद्रीनाथ धाम आए श्रद्धालुओं पर आसमान से पुष्प वर्षा भी हुई। साथ ही साथ जय बद्री विशाल के उद्घोष से पूरा धाम गूंज भी उठा। उत्तराखंड के हिमालयी गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ शहर में स्थित बद्रीनाथ धाम लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से जुड़ी धार्मिक मान्यता है कि मंदिर में जाने से श्रद्धालुओं के सभी पाप धुल जाते हैं। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा, 4 धाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। बढ़िया दर्शन हो गए बाबा के। सुबह लगे थे लाइन में और आराम से अभी दर्शन हो गए। अब हम नीचे आए हैं, दर्शन करके जस्ट नीचे आए हैं। काफी अच्छा है, मतलब आज ही कपाट खुले हैं तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें। नहीं, उतनी नहीं है जितना हमने सोचा था, बट ठीक है, अच्छा है। सुकून है किस्म से, मतलब मजा आ रहा है, पूरा अच्छा फील हो रहा है। अच्छा है, बिल्कुल। ठंड बहुत है अभी। दर्शन बहुत अच्छे करे हमने और दोनों तरफ से हो रहे हैं, जैसे बाबा बुलाए वैसे जाओ दर्शन करने। बहुत बढ़िया, मजा आ गया दर्शन का। प्रशासन पूरा ध्यान रख रहा है, लेकिन पब्लिक बहुत परेशान करके वो भी क्या करें आके, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। शिवपुरी जिले की पोहरी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस कार्रवाई में एक आरोपी को अरेस्ट किया है और उसके कब्जे से लगभग 10 लाख रुपए कीमत की 10 चोरी की बाइक पुलिस ने बरामद की है। गिरोह का एक अन्य सदस्य फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम बालकिशन बताया। आरोपी ने राजस्थान से भी बाइक चुराने की वारदात को कबूल किया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। और ये मामला तब सामने आता जब 2 मई को पोहरी के भगवती कॉलोनी निवासी अमन धाकड़ ने एक बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अमन के मुताबिक केदारेश्वर मंदिर के बाहर से उनकी जो मोटरसाइकिल थी वो चोरी हो गई थी। पुलिस ने फौरन से आरोपी के खिलाफ में मामला दर्ज किया, जांच शुरू की। जांच के दौरान थाना प्रभारी रजनीश सिंह चौहान ने अपनी टीम और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और 3 मई को पुलिस को सूचना मिली और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की गई और 2 संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया। पुलिस टीम ने फौरन एक्शन लेते हुए इलाके की घेराबंदी की, जिसमें एक आरोपी जंगल की ओर भागने में सफल रहा और जबकि दूसरे को मौके से पकड़ लिया गया। बहराइच के खैरीघाट इलाके में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में महिला के प्रेमी को अरेस्ट किया है। मृतका की बेटी की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या वाले दिन मृतका का प्रेमी उससे मिलने आया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। पहले तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तब आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। और देखिए, पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि उसका मृतका से 4 साल से संबंध था, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के बीच काफी मतभेद चल रहे थे और इसी को लेकर उसने महिला की हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि हत्या से पहले उसने महिला को पहले शराब पिलाई और उसके बाद चाकू से हमला बोलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी के मुताबिक आरोपी अपने पूर्व पत्नी के साथ रहने लगा था और इसी वजह से मृतका से उसका विवाद चल रहा था और पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया। जो मृतका है, इसका एक व्यक्ति जो राजेश नाम का व्यक्ति है, जो थाना रिसिया का रहने वाला है, उससे प्रेम प्रसंग पिछले 4 वर्ष से चल रहा था और उसी के साथ 1 वर्ष से ये रह रही थी। इस बीच अभी इसका अपने प्रेमी से विवाद हुआ। चूँकि जो राजेश है वो अपनी पूर्व पत्नी के साथ रहने लगा था, इससे नाराज होकर के अपनी बेटी की ससुराल यहाँ घटनास्थल रायपुर आ गई थी। जब ये यहाँ आ गई, लगभग 2 हफ्ते से यहाँ रह रही थी। इस बात को लेकर के इसका प्रेमी राजेश काफ़ी नाराज़ था और घर से ही इस नीयत से आया था कि उसकी हत्या करनी है। अपने घर से एक चाकू लेके आया था और
इससे बात करते हुए लगातार उसने यहाँ रायपुर आने के बाद में इसे रात में बुलाया बाहर और उसके साथ में शराब पिया और शराब पीने के बाद में फिर उसको मार करके उसको चाकू मारा और उसे एक भूसे में छुपा करके फिर चला गया था। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की सत्ता ब्लैकआउट में है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि भारत के गुस्से को आखिर कैसे शांत किया जाए ताकि वो कोई ऐसा कदम ना उठा दें कि उनका नक्शा ही बदल जाए। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात इस समय हैं। भारत ने सिंधु समझौता रद्द करने जैसे फैसले लिए तो पाकिस्तानी नेता सीधे न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के नेताओं में तनाव है। इधर पाकिस्तान यूएन से गुहार लगा रहा है कि किसी तरीके से भारत को रोका जा सके। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से बदला तय। भारत से तनाव के बाद अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। दुनिया से लगाई बचाने की गुहार। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तानी हुक्मरानों को रात की नींद में भी भारतीय सेना की फायरिंग सुनाई दे रही है। मुनीर की कायर आर्मी के जवान इंडियन आर्मी के डर से दनादन इस्तीफा दे रहे हैं। वो पाकिस्तानी फौज का साथ छोड़ते जा रहे हैं। हालात इस कदर बद से बदतर हो गए हैं कि उसे गुलाम कश्मीर के लोगों को फायरिंग सिखानी पड़ रही है ताकि उन्हें इंडियन आर्मी के हमले के वक्त बलि का बकरा बनाया जा सके। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बार बार वर्ल्ड लीडर्स के सामने गुहार लगा रहा है। वो कभी यूएन का रुख कर रहा है तो कभी मिडिल ईस्ट से मदद के लिए गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान के लीडर्स यूरोपियन यूनियन से इंडिया को शांत कराने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। देखिए ये एक्स पोस्ट है यूरोपीय संघ के उपाध्यक्ष काजा कल्लास का। इन शब्दों पर गौर कीजिए। जो कुछ उन्होंने एक्स पर लिखा उसकी वजह से वो चौतरफा घिर गई। यूरोपीय संघ के उपाध्यक्ष और संघ के विदेश मामलों के उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लास ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार से फोन पर बातचीत का दावा सोशल मीडिया पर किया और कहा कि तनाव बढ़ाने से किसी को फायदा नहीं होगा। सब पूछ रहे हैं बोल कौन रहा है जो रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को हथियार देकर उसकी मदद कर रहा है। यूरोपीय संघ ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की है जिसकी वजह से ईयू की जबरदस्त आलोचना हो रही है। कल्लास के दोहरे मापदंडों को तुरंत उजागर किया और उनके यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से संबंधित पुराने पोस्ट को खोज निकाला जिस पर उन्होंने खुलेआम कहा था कि रक्षा उकसावा नहीं है और आक्रांता को रोका जाना चाहिए। उन्होंने लिखा था अगर आप आक्रांता को नहीं रोकते तो वो कभी नहीं रुकेगा। भारत में पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसको लेकर दोहरे मानदंड अपनाने वाली कल्लास सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रही है। असल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात हैं। भारत ने सिंधु समझौता रद्द करने जैसे फैसले लिए हैं तो पाकिस्तानी नेता सीधे परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। इससे दुनिया के इस क्षेत्र पर चिंता बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने भारत पाक के बीच तनावपूर्ण स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से पाकिस्तान काइनेटिक एक्शन के खतरे का सामना कर रहा है। ऐसे में दुनिया इस तरफ ध्यान दे। उन्होंने कहा कि भारत पर तनाव कम करने की दुनिया की अपील का कोई खास असर नहीं हो रहा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मामले में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आसिम इफ्तिखार अहमद ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की है। अहमद ने उन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि भारत का रुख पाकिस्तान के साथ विवाद में किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी नहीं करने का रहा है। ऐसे में ये बहुत संभव नहीं लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।